हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हैं आप सब भाई? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए फटाफट जल्दी से आ जाइए भाई। सभी लोग जितने भी साथी मेरे साथ उपस्थित हो गए हैं, आप सबका हार्दिक आभार, अभिनंदन। और जो नहीं उपस्थित हुए हैं अभी तक, आप सब उनको भी जरा एक बार सेशन को शेयर करके जरा एक बार बता दीजिए, अवगत करा दीजिए उनको भी। सभी लोग एक बार भाई सेशन को शेयर कर देंगे भाई। जितने भी साथी मेरे साथ उपस्थित हो गए हैं, आप सभी जरा सेशन को शेयर करके सभी को बता दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन की। बात करते हैं आज के सेशन में क्या कुछ खास लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है ना। तो कल हम लोग शिक्षण विधियों के कुछ प्रश्न करे किए थे ना हम लोगों ने। शिक्षण विधियों से संबंधित कुछ प्रश्न कल हम लोगों ने किए थे, और आज उसके आगे बढ़ते हैं। कल हमने कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिए थे, समझा दिए थे। आई होप आज उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग और बात करेंगे कि आज के सेशन में कौन कौन से प्रश्न हैं। चलिए सीधे प्रश्नों पर ले चलते हैं। बहुत सारे साथी हमारे साथ उपस्थित हो गए हैं। बिल्कुल आप सभी को भी होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज चूंकि होलिका दहन होगा, यानी कि होली जो जलाई जाती है। आप सबको कहानी पता है कि कैसे होलिका जो है भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में, क्योंकि उनको वरदान प्राप्त था कि उनको अग्नि जला नहीं सकती, तो उनका कोई बात नहीं लाइए। हिरण्यकशिपु जो है उनको बड़ा समस्या, बड़ा परेशान कर दिए थे उनके उनके पुत्र भक्त प्रहलाद ने। तो उनका एक काम करना, तुम ही जो है, उनकी बहन थी तो उनका तुमको वरदान प्राप्त, इसको आग में लेके बैठ जाओ और इसको निपटा दो, तुम तो जलोगी नहीं। लेकिन वही ना, बुरे काम का बुरा नतीजा। तो उस उपलक्ष्य में हम लोग होलिका दहन भी करते हैं और कल होलिकोत्सव भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आप सबको हार्दिक आभार, अभिनंदन, शुभकामनाएं ढेर सारी सबको। हैप्पी होलिकोत्सव। और एक बार सेशन को जरा फिर दोबारा शेयर कर दीजिएगा। चलिए वापस आते हैं रिदम में। जरा बातें कम करेंगे हम लोग आज, थोड़ा सा सेशन को बहुत लंबा नहीं रखेंगे, छोटा रखेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को घर में बहुत सारे काम होंगे। खासकर हमारी देवियाँ जो हैं, गुजिया वुजिया बन गई है, बनानी है अभी। तो हमें लग रहा है कि बनानी होगी भाई तुम लोगों को, मुझे पता है। तो थोड़ा छोटा सेशन रखेंगे, लेकिन अगर छोटा सेशन रख रहे हैं तो फिर बीच में बातचीत थोड़ी सी नहीं होगी, ताकि हम लोग जा क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर पाएँ। क्योंकि भाई एक सम्मानजनक प्रश्न तो होने भी चाहिए ना, ऐसा ना हो कि कहीं 10 प्रश्न करके खत्म कर दें। तो चलिए, निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, पूछ रहा है। कह रहा है सिद्धांत विधि, आगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि, भाषा शिक्षण विधि या फिर समवाय विधि। बताइए। कल हमने कुछ विधियों के कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, बहुत बढ़िया। एवरीवन, रवि, रेशमा, शिका, रानू, राखी, सोनी, पूजा, सत्यम, एवरीवन गाइस, बहुत बढ़िया। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, सिद्धांत विधि कह रहा है ये। निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है? सिद्धांत विधि, आगमन विधि। सिद्धांत विधि क्या है भाई? सिद्धांत विधि जहां पे हम नए नए अलग अलग बातों की, जब जो भी हम पढ़ना होता है, जो भी हमें सीखना होता है, उसके एक प्रॉपर सूत्र की, सिद्धांत की बात करते हैं और उसके माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये ऑलरेडी है यहाँ पे। व्याकरण, आगमन विधि भी व्याकरण शिक्षण की है और समवाय विधि भी है। प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि ये व्याकरण के लिए नहीं होती। कल ही आई होप आपको बताया था मैंने, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड दोनों बताया था मैंने आपको। तो प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि दोनों बताई थी मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाषा, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि जो है वो व्याकरण के लिए नहीं है, वो भाषा शिक्षण के लिए होता है, सेकेंडरी लैंग्वेज सीखने के लिए। निम्न में से छात्रों को बोलना सीखने के लिए विद्यालय में निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? चलिए, ईच एंड एवरीवन, स्वागत है बेटा, आ जाओ। जितने भी नए साथी ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबका भी हार्दिक आभार। आप सभी को भी होलिकोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए फटाफट जल्दी से एक बार फिर से बता दूं आपको, सेशन को छोटा रखेंगे, लेकिन बीच में बिल्कुल भी हम बात नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे हम थोड़ा सा क्वेश्चन पर ध्यान देना, तभी तो सेशन छोटा रख पाएंगे, वरना कैसे काम चलेगा। चलिए, तो लिखा है निम्न में से छात्रों को बोलना सीखने के लिए विद्यालय में निम्नलिखित में से क्रियाकलापों में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? चिंतन विधि, वार्तालाप विधि, प्रश्नोत्तर या फिर अंत्याक्षरी।
तो छात्रों से बोलना सीखने के लिए विद्यालय में निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप का प्रयोग नहीं किया जा सकता? अंत्याक्षरी हम खेलेंगे आपस में तब भी तो बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो गाना गाना गाएंगे तो बोलेंगे ही बोलेंगे। प्रश्नोत्तरी की बात करेंगे तो यहां प्रश्नोत्तरी की बात हो जाएगी। वार्तालाप की बात करेंगे। चिंतन विधि, चिंतन में बातचीत नहीं होती ना, चिंतन में हम अपने मन में ही चिंतन करते हैं, तो ये चिंतन विधि जो है वो यहां पे सुटेबल नहीं होती है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। गुड। क्या हो जाएगा यहाँ पे? निम्न में से किसे पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है? किसे पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है? पाठ योजना निर्माण, शिक्षक को, विद्यार्थी को, प्रिंसिपल को, या पाठ योजना के निर्माण से हानि होती है? पाठ योजना के निर्माण से हानि कभी नहीं होती। यहां प्रिंसिपल का मतलब ही नहीं है, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में दो लोग शामिल होते हैं, एक शिक्षक एक शिक्षार्थी। ठीक है ना, दो लोग शामिल होते हैं। तो पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ किसे मिलता है? अगर आप पाठ योजना निर्माण करते हैं तो बच्चे, हालांकि लाभ दोनों को है, शिक्षक को भी है शिक्षार्थी को भी है, लेकिन हम पेडागोजी में क्या पढ़ते हैं कि हमें शिक्षार्थी की बात करनी है, विद्यार्थी की, चाइल्ड सेंट्रिक करना है। जो भी पाठ का योजना बनाते हैं वो किसको आधार बनाकर बनाते हैं? शिक्षार्थी को आधार बनाकर बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है फायदा भी किसको होने वाला है? शिक्षार्थी को ही फायदा होने वाला है इसका ना। शिक्षक को फायदा ये होता है कि इसे पाठ योजना बना के पढ़ाने में क्या होता है कि बेहतर शिक्षण हो सकता है ना, आपका पाठ्यक्रम समाप्त होने में समस्या नहीं होती है, इन सब चीजों को लेके। लेकिन हमारा उद्देश्य वो है नहीं है ना, पेडागोजी का उद्देश्य वो तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्याकरण शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर सबसे उचित विधि बताइए। प्राइमरी लेवल पर व्याकरण शिक्षण की सबसे उचित विधि पूछ रहा है, सबसे अच्छी विधि कौन सी है बताइए सभी लोग। व्याकरण शिक्षण की प्राइमरी लेवल पर जो सबसे अच्छी विधि है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं ना कि सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है खासकर प्राइमरी लेवल के लिए? सबसे पहले उदाहरण जिसमें सिखाया जाए, उसके बाद फिर उदाहरण के बाद फिर हमें नियम सिखाया जाए, ये सबसे अच्छी विधि होती है। और ये विधि किस क्या कहलाती है? ये आगमन विधि कहलाती है ना। एकदम सिंपल हलवा प्रश्न है। अगला है कॉलम ए, इसमें कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये थोड़ा सा बहुत ही वो हो गया है ना, फिलहाल चलिए पढ़ लेते हैं, हम पढ़ के सुनाते हैं। कॉलम ए में भाषा शिक्षण विधियां हैं और कॉलम बी में उनकी समझ या संबंधित गतिविधियां हैं। मिलान करें। संप्रेषणात्मक शिक्षण भाषा शिक्षण, सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के अनुरूप भाषा, प्रत्यक्ष विधि, मौन पठन, व्याकरण अनुवाद, लिखित साहित्यिक सामग्री, वेस्ट की नवीन विधि, व्याकरण को आगमनात्मक तरीके से पढ़ाना। बताइए यहां पर कौन सा कूट किससे मिलान करेगा, कौन सा कूट किससे मिलेगा? अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां लिखा है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि। संप्रेषणात्मक ये क्या है? सामाजिक रूप से स्वीकृत, क्योंकि संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करना ना। बातचीत करने की जब हम बात करते हैं यहां पे, तो सीधी सी बात है ये सामाजिक रूप से ही जब जाएंगे, समाज में जाएंगे, उससे ही बातचीत करेंगे। सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के अनुरूप विधि है, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या लिखा? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? डायरेक्ट मेथड होता है ना। यहां पे क्या है? प्रत्यक्ष विधि की अगर हम बात करेंगे तो ये आएगा व्याकरण को आगमनात्मक तरीके से पढ़ाना। ये प्रत्यक्ष आगमनात्मक तरीके से पढ़ाने का मतलब क्या होता है? जहां एग्जाम्पल दे के पहले फिर उसके बाद नियम बताया जाता है, एग्जाम्पल दे के नियम बताया जाता है, ये क्या हो जाएगा? आगमनात्मक विधि से प्रत्यक्ष विधि यहाँ पे तरीका का आएगा। उसके बाद फिर बात करेंगे व्याकरण अनुवाद विधि की। तो व्याकरण अनुवाद विधि लिखित साहित्यिक सामग्री है, चलिए मान लिया। यहाँ पे वेस्ट की नवीन विधि की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है? मौन पठन लिखा हुआ है, इस तरह से आएगा। व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण को आगमनात्मक तरीके से पढ़ाना, नहीं ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी ही सही है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। अगला बताइए, कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है? कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जहां पर इंग्लिश अगर हम पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, हम मातृभाषा को यहां पर नहीं करेंगे। डायरेक्ट, इसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड में मातृभाषा को स्थान नहीं दिया जाता। व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले, अब क्या लिखा है? व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले उदाहरण अनुगमना, देखो ये लिखा निगमनात्मक उपागम,
निगमनात्मक, आगमन और निगमन पढ़ा था ना, तो निगमन से बना है निगमनात्मक। तो निगमन में हम लोग क्या करते हैं, निगमन में हम लोग पहले नियम पढ़ते हैं, नी से, मैंने कल बताया था ना कि नियम याद करने के लिए नी से नियम, नी से निगमन, तो निगमन से नियम, नियम प्रस्तुत करने चाहिए, सबसे पहले नियम प्रस्तुत करने चाहिए, ये कहता है। अगला है, एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है, आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं, जल्दी से बताइए। कह रहा है कि एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है, आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? तो समग्र भाषा, संप्रेषणात्मक भाषा, या फिर रचनावादी भाषा, या फिर संरचनात्मक भाषा। क्या है? संरचनात्मक। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आप भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं तो समग्र भाषा, क्या है ये, समग्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। समझ आ रहा है सबको? बस बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आराम से पढ़ रहे हैं, समझ सबको आएगा, क्योंकि कल जो कॉन्सेप्ट समझा है लगभग लगभग उसी के बेस्ड पे हैं ना। ज्यादातर प्रश्न जो है बस तरीके बदले हैं पूछने के, बट ज्यादातर प्रश्न उसी के बेस्ड पे, कॉन्सेप्ट वही है जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, उससे मिलता जुलता आपको दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित परिदृश्य में किस प्रकार की भाषा घटना का वर्णन किया गया है? किस प्रकार की भाषा घटना का वर्णन किया गया है? लिखा है, दोस्तों के साथ एक समूह चर्चा के दौरान राज बारी बारी से हिंदी और अंग्रेजी का इस्तेमाल करता है। कभी कभी वह हास्य के लिए, अपनापन व्यक्त करने के लिए हिंदी मुहावरे का अभिव्यक्त के प्रयोग करता है, जबकि अन्य समय वह तकनीकी शब्दों के लिए औपचारिकता। ये क्वेश्चन कल ही किया था हमको, कल या परसों किया था, कब किया था क्वेश्चन, किया था ना, जिसमें क्या होता है कोड स्विचिंग, और मैंने कल कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग बताया भी था आपको। सेम, यह अकादमिक भाषा, सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पे आ गया। रिपीट हो रहा है क्या? नहीं ना, बाकी सारे नहीं थे, वही यही दोनों थे। चलिए, शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं, पाठ्यवस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहते हैं बताइए? इस विधि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मॉडल पठन नहीं, व्याकरण अनुवाद नहीं कहते हैं, इसे हम पारस्परिक शिक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? पारस्परिक शिक्षण कहते हैं। जहां अगर क्वेश्चन सेम होगा तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना। कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की भाषा, उनकी अपनी सहजता भाषा, मातृभाषा शिक्षण के प्रति नहीं है, किंडरगार्टन नहीं, नहीं यार, सब तो नहीं है ना, हो सकता है होंगे। अभी तक नहीं आ रहे थे, अभी थोड़े से आ रहे थे, पार कर जाते हैं इसको। व्याकरण सिखाने के लिए कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है? चलो आ जाओ, अभी सही है। तो क्या लिखा है, व्याकरण सिखाने के लिए, व्याकरण सिखाने के लिए कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है? बताइए, भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है, तो नियमों को अगर सीखना है तो क्या होगा, निगमनात्मक हो जाएगा ना। यहाँ पे अगला बताइए, लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है, पेस्टोलॉजी, मॉन्टेसरी, व्याख्या विधि, कौन सी नहीं है? मुख्य विधि। लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है तो इसे व्याख्या विधि कहते हैं। व्याख्यान विधि लेखन शिक्षण के लिए नहीं है, वहां पे क्या होता है? मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि अप्रासंगिक है? क्या लिखा है? मौखिक भाषा शिक्षण की विधियों में कौन सी विधि अप्रासंगिक है? बताइए, वार्तालाप, भाषण, गद्य शिक्षण, अभिनय। अब बताइए, यानी कि मौखिक भाषा, वर्बल कम्युनिकेशन, वार्तालाप करोगे तो मौखिक भाषा होगी, वर्बल कम्युनिकेशन होगा, भाषण दोगे तो मौखिक भाषा होगा, अभिनय करोगे मौखिक भाषा होगी, गद्य शिक्षण करोगे वहां मौखिक मौखिक भाषा का ये कौन सी प्रासंगिक नहीं है, अप्रासंगिक है, यानी कि ये प्रासंगिक नहीं है गद्य शिक्षण। बाकियों में मौखिक भाषा का शिक्षण प्रासंगिक है। अगला है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सरल स्वाभाविक विधि क्या है?
प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सरल स्वाभाविक विधि क्या है, जल्दी से बताएं। संसर्ग अथवा अनुकरण विधि, अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष शिक्षण विधि या फिर रचना विधि। क्या हो जाएगा? संरचना विधि, प्रत्यक्ष शिक्षण विधि, अनुवाद विधि और संसर्ग अथवा अनुकरण विधि। क्या हो जा? प्राथमिक स्तर पर बच्चा सीखता कैसे है? अनुकरण करके और आत्मसात करके। तो क्या बनेगा? संसर्ग अथवा अनुकरण विधि। पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों को समझाने के लिए अध्यापक पहले उन शब्दों को मातृभाषा में अनुवाद करती है। यह विधि, जिसमें विभिन्न अध्यापन विधियां समावेशित की जाती हैं और शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप अनुकूलित की जाती हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है? क्या लिखा है बताओ। बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप परेशान न रहें, हमको जहां लगेगा हम आगे बढ़ जाएंगे, जहां मुझे दिखाई देगा कि ऐसा कुछ हुआ है। बताइए। वह विधि जिसमें, सेशन को एक बार शेयर कर दे बेटा, बाकी सारे साथियों को बुला दे भाई कि क्लास शुरू है, क्लास चलेगी रोज, कल भी मैं रहूंगा यहाँ पे, ध्यान रखना। और कल सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, कल होली है ना, कल सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में रखने वाला हूं। क्यों? कि कल होली है, तो कल होली स्पेशल क्लास होगी, इसको देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। होली स्पेशल क्लास। क्यों जानते हो कल क्या पढ़ाने वाला हूं? कल मैं पढ़ाने वाला हूं जितने भी, देखो सबसे ज्यादा परेशान क्या करता है आपको जानते हो? टीटेट में परेशान करती हैं शिक्षण विधियां और उनके उत्पादक, उनके जो प्रतिपादक हैं। जितने भी नाम बड़े बड़े हैं, चाहे वो मारिया मोंटेस्री हो, चाहे वो कोल्ड कुक हो, चाहे वो नॉम चॉम्स्की हो, चाहे वो लेव वाइगोस्की हो, या फिर और भी कई सारे लोग, इन सब के बारे में, और जितनी भी शिक्षण विधियां हैं, कौन शिक्षण विधि किसने प्रयोग की, किसने किया, वो सब कुछ मैं कल आपको बताने वाला हूं इस होली स्पेशल क्लास में। तो कल की क्लास में, कल सुबह 9 बजे की क्लास में ध्यान रखना, ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। क्या लगवाना है? कि कल जो है पूरी स्पेशल क्लास होने वाली है 9 बजे। हम लिखेंगे क्या पढ़ाने वाले हैं कल? कल पढ़ाएंगे शिक्षण विधियां। क्या पढ़ाएंगे? शिक्षण, नहीं विधियां नहीं पढ़ाएंगे, विधियां तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। कल हम पढ़ाएंगे शिक्षण सिद्धांत। भाषा के जितने भी सिद्धांत हैं, सारे के सारे सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। क्या पढ़ाने वाले हैं? उनके प्रतिपादक। जितने भी बड़े नाम, भाषाविद, विद्वान, वैज्ञानिक, जो भी आप कहना चाहो, जितने भी हैं जो परेशान करते हैं आपको, कल उन सब के बारे में आपको बताएंगे। किसने कौन सी विधि का प्रतिपादन किया है, वो विधि क्या है, कैसे वो काम करती है, इन सब के बारे में कल हम आपको बताने वाले हैं। तो कल की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कल होली है मुझे पता है, लेकिन होली के दिन भी मैं आपके साथ रहूंगा और ये क्लास होगी। तो कार्य आधारित विधि क्या हो जा रही है यहाँ? चलो इस प्रश्न पर आते हैं। यह विधि जिसमें विभिन्न अध्यापन विधियां, ठीक है ना, चलो इस पर ध्यान दो, जब क्वेश्चन पे ध्यान दो, लंबा क्लास नहीं रखना भाई, कि जल्दी छोड़ दे तुमको, हम लोग तुमको जल्दी छोड़ दे, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दे रहो। क्या लिखा है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विभिन्न दर्शन ग्राही विधि, इलेक्टिव कहते हैं इसे। ठीक है, ये हो चुका है, चलिए भाई कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तुमको हम नया प्रश्न बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण अनुवाद विधि की विशेषता नहीं है? व्याकरण अनुवाद विधि की विशेषता नहीं है। व्याकरण निर्धारित तरीके से पढ़ाई जाती है। अच्छा, व्याकरण नियमों के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पढ़ाई जाती है, नियमों के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पढ़ाई जाती है, या फिर वाक्यों के अनुवाद को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, या द्विभाषा शब्द सूची के माध्यम से शब्द भंडार सिखाया जाता है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा भाई? व्याकरण कौन सी? अनुवाद। व्याकरण अनुवाद विधि की विशेषता नहीं है। तो व्याकरण अनुवाद विधि में कल ही मैंने बताया था कि इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हिंदी की तरफ जाना पड़ता है ट्रांसलेट करने के लिए। तो व्याकरण निर्धारित तरीके से पढ़ाई जाती है। ठीक है, व्याकरण नियमों की प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पढ़ाई, नियमों की प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पढ़ाई जाती। ठीक है, वाक्यों के अनुवाद को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं। वाक्यों के अनुवाद को प्रोत्साहित किया तभी तो हिंदी, इंग्लिश को हिंदी में करेंगे हम लोग। इंग्लिश को पढ़ने के लिए हिंदी में अनुवाद करेंगे तभी तो करेंगे। तो अनुवाद को प्रोत्साहित तो किया जा रहा है, कह रहा नहीं है, गलत लिखा है। द्विभाषा शब्द सूची के माध्यम से शब्द भंडार सिखाया जाता, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि सही नहीं है। रमा कक्षा में वाक्य भेद पढ़ा रही है। वह सबसे पहले वाक्य के विभिन्न भागों की व्याख्या करती है और इसके बाद वह समझाती है कि किस तरह से भिन्न भिन्न शब्द मिलकर एक समग्र वाक्य बनाते हैं। रमा किस सिद्धांत के अनुसरण करती है? रमा किस सिद्धांत का अनुसरण करती है? तो लिखा है अमूर्त से मूर्त की ओर,
ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, या फिर श्रेणीकरण से चयन की ओर? बताएं क्या हो जाएगा। तो क्या बनेगा भाई? आपने कहा रमा कक्षा में वाक्य भेद पढ़ा रही है। वाक्य भेद, वह सबसे पहले वाक्य के विभिन्न भागों की व्याख्या करती है। कभी पहले क्या करती है? विभिन्न भागों की व्याख्या करती है। क्या? विश्लेषण। पहले वो अलग अलग टुकड़ों की व्याख्या करती है, फिर सबको जोड़ के क्या करती है? इकट्ठा करती है। यानी क्या होगा? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। फिर क्या लिखा है? व्याख्या करती, फिर उसके बाद वह समझाती किस तरह से भिन्न भिन्न शब्दों को मिलाकर एक समग्र वाक्य बनाते हैं, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को पूरी तरह से निरुत्साहित करता है? भाषा की कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को पूरी तरह से निरुत्साहित करता है। द्विभाषी में एक भाषा मातृभाषा है तो ये तो नहीं होगा। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड एक ही भाषा की बात करता है, जो लक्ष्य भाषा है बस केवल वही पढ़ी जाएगी, उसी में पढ़ाया जाएगा। यहां मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता। तो मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता, इसलिए क्या होता है? मातृभाषा का प्रयोग यहां पे निरुत्साहित होता है, मातृभाषा का प्रयोग। ऐसे ही संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण को एक ऐसी विधि के रूप में जाना जा सकता है जिसमें अध्यापक, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण को एक ऐसी विधि के रूप में जाना जा सकता है जिसमें अध्यापक जीवन की उन वास्तविक स्थितियों जिनमें संप्रेषण किया जाता है का प्रयोग करते हैं। जीवन की उन वास्तविक स्थितियों जिनमें संप्रेषण किया जाता है का प्रयोग करते हैं। स्वागत है बेटा सबका, सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपके बहुत सारी बातों का जवाब नहीं दे रहा हूं इसलिए क्योंकि आज थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि जल्दी खत्म हो जाए ये क्लास और कम समय आपका मैं लूं, क्योंकि आपको बहुत सारे काम हैं, मुझे पता है। हाँ, देवियों को हमारी साफ सफाई और गुजिया उजिया बनानी है, तो बना के रखो, ठीक है। फिर उसके बाद भिजवा देना सब लोग मेरे लिए, है ना। तो गुजिया बना बना के रखो और मेरे लिए भिजवा देना बाद में। तो आओ चलो पढ़ते हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज ज़्यादा बात ना करके मैं क्वेश्चंस पे ध्यान दूँ ज़्यादा। तो क्वेश्चंस पे ध्यान दूंगा तो आपको जल्दी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवा पाऊंगा मैं। चलिए सॉरी, यहाँ क्या लिखा? जीवन की उन वास्तविक स्थितियों जिनमें संप्रेषण किया जाता है का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों को तरह तरह के ऐसे अवसर देते हैं जिनमें वे अभी अपनी भाषा सिद्ध कर सकें। शिक्षार्थियों के साथ विभिन्न व्याकरणिक नियमों का अभ्यास करते हैं जो भाषा अधिगम में मदद करते हैं। मातृभाषा के पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री देते हैं जो उसे लक्ष्य भाषा में अनुदित करते हैं। मतलब ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, केवल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बताओ, एक लेखन कार्य के दौरान अध्यापक विद्यार्थियों को दो दो के समूह में बैठाकर उन्हें निर्देश देता है कि एक दूसरे के लेखन कार्य पर रचनात्मक प्रतिपुष्टि दें और प्रारूप में सुधार के लिए भी मदद करें। इस तकनीकी को क्या कहा जा सकता है? पारस्परिक शिक्षण, सहपाठी समीक्षा, मानस मानचित्रण या फिर मानस मंथन? बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, लेखन की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें मानस मंथन जो है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, वो पहले नंबर पे आता है। तो ये लेखन की प्रक्रिया के बारे में तो पूछ नहीं रहा है। लेखन कार्य के दौरान अध्यापक विद्यार्थियों को दो दो के समूह में बिठाकर उन्हें निर्देश देता है कि एक दूसरे के लेखन कार्य को रचनात्मक प्रतिपुष्टि दे। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक। रचनात्मक प्रतिपुष्टि यानी पढ़ के आप देखो कि अगले व्यक्ति ने क्या लिखा है, उसमें क्या गलतियां हैं और क्या सुधार हो सकते हैं, इन सब के बारे में आप बताओ। तो रचनात्मक प्रतिपुष्टि दें और प्रारूप में सुधार के लिए मदद करें। प्रारूप में सुधार के लिए मदद करें, ये क्या होता है? ये सहपाठी समीक्षा होती है। यानी आपके साथ वाला व्यक्ति आपकी लेखन की समीक्षा करेगा। यहाँ पे पारस्परिक शिक्षण नहीं होता है, मानस चित्रण मानचित्रण नहीं होता है, मानस मंथन तो बिल्कुल भी नहीं होता। इसे क्या बोलते हैं? सहपाठी समीक्षा। अगला है, वह विधि कौन सी है जो भाषा और शारीरिक गतियों के समन्वयन पर आधारित है? कार्य आधारित भाषा अधिगम, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, सहयोगात्मक भाषा अधिगम या फिर संप्रेषणात्मक भाषा अधिगम? बताइए, वह विधि कौन सी है जो भाषा और शारीरिक गतियों के समन्वय पर आधारित है? भाषा और शारीरिक गतियों के समन्वय पर आधारित है। क्या लिखा है? कार्य आधारित भाषा नहीं कहते, प्रोजेक्ट विधि है कार्य आधारित भाषा, जहां पे करके सीखने की बात होती है। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया कहते हैं इसे। ये क्या बोलते हैं? समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, है ना। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, टीपीआर के नाम से जानते हैं आप, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सहयोगात्मक भाषा अधिगम नहीं है ये, ना फिर संप्रेषणात्मक भाषा अधिगम भी ये नहीं है। तो क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पे? समग्र भौतिक प्रतिक्रिया कहते हैं इसे। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को कहा गया कि वह अपने अभिभावकों और दादा दादी नाना नानी को अपने बचपन और उस समय के सामाजिक जीवन के बारे में बताएं।
कक्षा 4 के विद्यार्थियों को कहा गया कि वह अपने अभिभावकों और दादा दादी नाना नानी को अपने बचपन और उस समय के सामाजिक जीवन के बारे में बताएं। शिक्षार्थी को अपने इस अंतःक्रिया के बारे में कक्षा में प्रस्तुति देनी है। बाद में वह इससे संबंधित एक पोस्टर तैयार करते हैं और दीवार पर प्रदर्शित करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? वाचन गतिविधि कहा जाएगा? क्या नहीं, सिर्फ बोलना होता तो वाचन गतिविधि हो सकती है, लेकिन बोलने के साथ साथ उन्हें एक पोस्टर भी तैयार करना है, उसको लगाना भी है, और क्या लगाना है वो एक प्रॉपर डिसाइडेड है। तो ये एक प्रोजेक्ट है। लेखन गतिविधि तो है नहीं यहाँ पर, ये मौखिक भाषा विकास भी नहीं है, ये परियोजना कार्य कहलाएगा। परियोजना कार्य यानी जहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क हम लोग बोलते हैं ना, आप एकेडमिक क्लास में जाते हो 7th 8th 9th में, तो वहाँ आपको प्रोजेक्ट बनवाया जाता है। वो जो प्रोजेक्ट बनवाया जाता है वो क्या है, उसका संबंध किससे है? इसी से तो है ना। वो जो प्रोजेक्ट बनाते हो आप लोग, वो प्रोजेक्ट क्या है? ऐसे ही तो चार्ट बना के ले जाते हैं हम लोग, फिर वहाँ पे उसको उसके बारे में बताते हैं, चार्ट में हमने क्या क्या की, कैसे कैसे किया। तो यही तो वहाँ भी कह रहा है कि आप जो एक पोस्टर बनाएगा और पोस्टर को दीवार पे लगाना है, फिर उससे संबंधित बातें करनी है या बताना है जो आपको बताना है ना, तो वही सारी चीज़ें। भाषा की अध्यापिका वाक्य प्रतिरूपों के दोहराव पर अधिक बल दे रही हैं। भाषा की अध्यापिका वाक्य प्रतिरूपों के दोहराव पर अधिक बल दे रही हैं, बजाय कि उनके अर्थ समझने पर। वह किस विधि का प्रयोग कर रही हैं? बताइए। वो अर्थ नहीं समझ रही हैं, बल्कि वो वाक्य के प्रतिरूपों पर अधिक बल दे रही हैं। क्या लगता है आपको? वाक्य प्रतिरूपों पर अधिक बल दे रही हैं, बजाय इसके अर्थ समझने पर। गुड, बहुत बढ़िया। फाइनली आपने क्या दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, इसे बोलते हैं श्रव्य भाषिक विधि। ये क्या बोलते हैं? श्रव्य भाषिक विधि, जहां पर भाषा की अध्यापिका वाक्य प्रतिरूपों के दोहराव पर अधिक बल दे रही है, तो क्या होगा? श्रव्य भाषिक विधि। अगला है, किस कक्षा परिवेश में विद्यार्थियों को उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर बेहतर तरीके से समझ बनाने व ज्ञान सृजन के अवसर दिए जाते हैं? ज्ञान सृजन के अवसर दिए जाते हैं। प्रत्यक्ष विधि, श्रव्यभाषिक विधि, रचनावादी विधि या फिर व्याकरण अनुवाद विधि? बताइए। किस कक्षा परिवेश में विद्यार्थियों को उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर बेहतर तरीके से समझ बनाने व ज्ञान सृजन के अवसर दिए जाते हैं? प्रत्यक्ष विधि, श्रव्यभाषिक विधि, रचनावादी विधि या फिर व्याकरण अनुवाद विधि? बताइए क्या हो जाएगा? क्योंकि पूर्व ज्ञान के आधार पर बेहतर तरीके से समझाना, पूर्व ज्ञान के आधार पर। कमाल का आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया प्रश्न था ये, फिर भी काफी अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग। जिनका गलत हो रहा है ध्यान समझें। पूर्व ज्ञान के आधार पर बेहतर तरीके से समझ बनाना, यानी इसे बोलते हैं रचनावादी विधि। ये क्या बोलते हैं? रचनावादी विधि। ठीक है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को व्याकरण के नियम निर्धारित रूप से दिए जाते हैं और समझाए जाते हैं। रचनावादी कक्षा परिवेश, प्रत्यक्ष विधि, श्रव्यभाषिक विधि या फिर व्याकरण अनुवाद विधि? बताएं क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कुछ आ रहा है समझ में? इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को व्याकरण के नियम निर्धारित रूप से दिए जाते हैं और समझाए जाते हैं। यहां पर हो गया रचनावादी कक्षा परिवेश, प्रत्यक्ष विधि, श्रव्यभाषिक विधि या फिर व्याकरण अनुवाद विधि। आपने कहा सर ये क्या हो जाएगा? चूंकि लिखा है यहाँ पे विद्यार्थियों को व्याकरण के नियम निर्धारित रूप से समझाए जाते हैं, तो नियम पहले समझाना है। व्याकरण के नियमों को समझाने में क्या होता है? व्याकरण अनुवाद विधि। कल ही मैंने आपको बताया था व्याकरण अनुवाद विधि दो तरीके से होती है। पहला, यहाँ पर व्याकरण के नियम सिखाना होता है, और दूसरा जहां पर मातृभाषा का प्रयोग करना होता है, यानी कि किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखने के लिए संसाधन के रूप में मातृभाषा का प्रयोग करना होता है। दोनों चीजें व्याकरण अनुवाद विधि में आती हैं। पाठ्य वस्तु के कठिन शब्दों के साथ व्यवहार करने के लिए भाषा शिक्षिका पहले शब्दों को मातृभाषा में रूपांतरित करती है और फिर शिक्षार्थियों को उन्हें याद करने के लिए कहती है। वह डैश का प्रयोग कर रही है, व्याकरण अनुवाद पद्धति का प्रयोग कर रही है, प्रत्यक्ष पद्धति का, रचनात्मक उपागम का या संप्रेषणात्मक उपागम का क्या कर रही है? शब्दों के साथ व्यवहार करने के लिए भाषा शिक्षिका पहले शब्दों को मातृभाषा में रूपांतरित करने के लिए, मान लो कि वो शब्द इंग्लिश में थे, उसे क्या करने के लिए कह रही? कह रही पहले हिंदी में रूपांतरित कर लो। मातृभाषा क्या है? हमारी हिंदी।
तो मातृभाषा में जो भी मातृभाषा है, फिलहाल मैं अपने परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। तो अगर मान लो हिंदी मातृभाषा है हमारी, तो कह रहे कि पहले मातृभाषा में रूपांतरित यानी ट्रांसलेट करो और फिर शिक्षार्थियों को उन्हें याद करने के लिए कहती है। ऐसा क्या प्रॉब्लम होगा भाई? यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसलेट करवा रही है तो क्या होगा? व्याकरण अनुवाद पद्धति यानी व्याकरण अनुवाद विधि। और देखो भाषा में संप्रेषण परक भाषा शिक्षण, संप्रेषण परक भाषा शिक्षण विद्यार्थियों को कक्षा में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में भागीदारी निभाने हेतु अवसर देने पर बल देती है, क्योंकि यह बढ़ावा देती है कक्षा कक्ष में स्वतंत्र रूप से मातृभाषा प्रयोग को, पठन में उनके अवबोधन के विकास पर, उनकी लिखित अभिव्यक्ति के विकास पर या लक्ष्य भाषा में वार्तालाप करने संबंधी उनके कौशल में सुधार को। बताइए किसमें बढ़ावा देती है? किसमें बढ़ावा देती है? किसमें बढ़ावा देती है? तो क्या लिखा है यहाँ पे? भाषा में संप्रेषण परक भाषा शिक्षण। क्या? संप्रेषण परक भाषा शिक्षण विद्यार्थियों को कक्षा में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में भागीदारी निभाने हेतु अवसर देने पर बल देती है, क्योंकि वह बढ़ावा देती है कक्षा कक्ष में स्वतंत्र रूप से मातृभाषा के प्रयोग पर, जी नहीं मतलब नहीं है, पठन में उनके अवबोधन के विकास पर, उनकी लिखित अभिव्यक्ति के विकास पर या लक्ष्य भाषा में वार्तालाप करने संबंधी उनके कौशल सुधार को। तो वो लक्ष्य भाषा में वार्तालाप करने संबंधी उनके कौशल को सुधारना चाहती है, इसीलिए उद्देश्यपूर्ण बातचीत में भागीदारी निभाने हेतु बात करने के मौके दे रही है, देने पर बल कर रही है। अगला है अध्यापन की एक विधि है। अध्यापन की एक विधि है जिसमें अध्यापक और 2 से 4 शिष्य एक सहयोगात्मक अधिगम समूह बनाते हैं, निकटस्थ विकास के क्षेत्र में सिद्धांत के आधार पर पाठ्य सामग्री की विषय वस्तु पर एक दूसरे से संवाद करते हैं। इससे पठन बोध में सुधार आता है। इस विधि को क्या कहेंगे? व्याकरण अनुवाद विधि कहेंगे, पारस्परिक अध्यापन कहेंगे, संरचनात्मक उपागम कहेंगे या फिर मॉडल पठन कहेंगे। बताइए क्या कहेंगे इसे? सभी साथी जल्दी से बताएं क्या कहेंगे इसे। गुड, ईच एंड एवरीवन गाइज, आप सभी लोगों का हार्दिक आभार, अभिनंदन। बाकी लोग कहाँ गायब है भाई? आज होली मना रहे हैं क्या आज से? तो जो नए साथी जुड़ गए हैं, आप सबको भी होलिकोत्सव यानी होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज चूंकि होलिका दहन किया जाएगा, रात को होलिका दहन करते हो ना? हाँ, तो किसी के घर किसी की ज़रूरत की लकड़ी वकड़ी डाल देना जाके। शहरों में तो नहीं होता, गाँव में बहुत होता है ये सब चीज़ें। तो आप लोग, तुम्हें काफ़ी सारे लोग होंगे गाँव से का संबंध है। गाँव में ऐसा बहुत होता है, पता लगा किसी की लकड़ी ले जाके डाल दिया होली में ना, किसी का कुछ ज़रूरी सामान रखा था उठा के डाल दिया होली में। तो हालांकि बहुत कम हो गया, चूँकि अब है ही नहीं लोगों के पास। पहले तो पेड़ वेड़ बहुत हुआ करते थे, तो बहुत ये सारी चीज़ें होती थी, अब नहीं होती हैं। तो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी। और होली बढ़िया से खेलना, सेफ होली खेलना। ध्यान रखिएगा, कल सुबह 9 बजे क्लास होगी। कल सुबह आपके कम से कम आधे घंटे 45 मिनट लूँगा मैं, सुबह सुबह 9 बजे। और कोशिश होगी मेरी कल एक स्पेशल क्लास रखने की। होली है तो कुछ स्पेशल क्लास हो जाएगी, आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातचीत हो जाएगी, थोड़ा सा गुजिया वुजिया हम भी खा लेंगे आप लोगों के साथ, और एक बढ़िया स्पेशल क्लास रखेंगे। कल थोड़ा सा अलग रखेंगे, इस टॉपिक से हटके। कल हम पढ़ाएंगे आप लोगों को जितनी भी शिक्षण विधियां हैं, एक ही क्लास में सारी शिक्षण विधियां और उनके प्रतिपादक, सारे जो इंपॉर्टेंट नाम है बड़े बड़े, उन सब के बारे में, को किसने कौन सी विधि बताई, कौन सी विधि क्या काम करती है, कैसे काम करती है, उनके बारे में कुछ अगर ब्रीफ कर पाऊंगा मैं तो कल क्वेश्चन नहीं, कल सिर्फ ब्रीफिंग होगी बस, कल क्वेश्चन करवाऊंगा ही नहीं। तो ये आप लोग को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्लास होगी। हाँ जी, तो वापस प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कह रहा है क्या हो जाएगा ये क्या होता है? इसे बोलते हैं पारस्परिक अध्यापन। क्या बोलते हैं? पारस्परिक अध्यापन, जो कि समूह में है ना। अगला, एक अध्यापक कक्षा 8 के विद्यार्थियों को अपने शहर गांव में भ्रमण कर ऐतिहासिक स्मारकों और महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए कहती है, जिससे कि वह पर्यटकों के लिए पोस्टर तैयार कर सकें। इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? बताइए। टीचर कहती है कि अपने आसपास के क्षेत्रों के बारे में जानिए, पता करिए, और उनके बारे में सब जानकर उसके बारे में एक पर्यटकों के लिए, जो आने वाले पर्यटक होते हैं उनके लिए एक पोस्टर तैयार करना है हमें। इसे क्या बोलते हैं? परियोजना बोलते हैं, परियोजना कार्य बोलते हैं, प्रदत्त कार्य बोलते हैं, या समूह कार्य बोलते हैं? ये बोलते हैं परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्ग। आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है, उस पर काम कर रहे हैं आप। भाषा शिक्षण की व्याकरण अनुवाद पद्धति पर बल देती है। भाषा शिक्षण की व्याकरण अनुवाद पद्धति
डैश पर बल देती है, मुख्य केंद्रित बिंदु के रूप में भाषा प्रयोग पर बल देती है, या फिर रूप केंद्रित शिक्षण पर बल देती है, या अर्थ केंद्रित शिक्षण पर बल देती है, या फिर सीखने के दौरान उच्चारण को सुदृढ़ करने पर बल देती है। किस पर बल देती है बताओ भाई? भाषा शिक्षण की व्याकरण अनुवाद पद्धति, मैंने अभी बताया था व्याकरण अनुवाद पद्धति दो चीजों पर बल देती है। एक तो क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन जिसे कह सकते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन यानी जहां पर हम एक भाषा को दूसरी भाषा में रूपांतरित, दूसरी भाषा कौन सी? मातृभाषा। तो सेकेंडरी लैंग्वेज को प्राइमरी यानी अपनी मातृभाषा में रूपांतरित करके समझने के जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करती है वो। मुख्य केंद्र बिंदु के रूप में भाषा रूप केंद्रित शिक्षण, रूप केंद्रित शिक्षण है ये। रूप केंद्रित यानी भाषा के स्वरूप को बदल के हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये व्याकरण अनुवाद पद्धति। कौन सी पद्धति बच्चों को कक्ष में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में शामिल करने के अवसर देने पर बल देती है, जिससे बच्चों को जीवन की वास्तविक स्थितियों का सामना करने को बढ़ावा मिलता है, जिससे बच्चों को जीवन की वास्तविक स्थितियों का सामना करने को बढ़ावा मिलता है? संप्रेषण परक भाषा शिक्षण पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति, या फिर द्विभाषी पद्धति, या फिर श्रव्य भाषिक पद्धति? बताएं। या फिर श्रव्य भाषिक पद्धति क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ भाई। कह रहा कि कौन सी पद्धति बच्चों को कक्ष में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में शामिल करने के अवसर देने पर बल देती है, जिससे बच्चों की जीवन की वास्तविक स्थितियों का सामना करने का बढ़ावा मिलता है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण पद्धति। मतलब ही नहीं यहाँ पे ना, अच्छा नहीं, कोई यही तो कह रहा है ना, क्या कर रहा है? बातचीत में शामिल, हाँ बातचीत में शामिल करने के अवसर देने, मतलब संप्रेषण ही होगा, सॉरी व्याकरण अनुवाद होगा नहीं, द्विभाषी पद्धति नहीं होगा, श्रव्य भाषिक नहीं होगा, क्योंकि बातचीत में शामिल करने के अवसर देने पर बल देती है। तो क्या होता है? संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण ही होता है ये, जिसमें बातचीत करने पर हम चीजों को कोशिश करते हैं कि बच्चों को ज्यादा बातचीत करने के अवसर दें ताकि वो आपसी बातचीत से भाषा को समृद्ध कर सकें। वह कौन सी विधि है जिसका उपयोग तभी किया जा सकता है जब अध्यापक सभी विधियों से परिचित हो? व्याकरण अनुवाद विधि एक आती है तो एक का परिचय कर सकते हैं आप। निर्देश यानी प्रत्यक्ष विधि, तो सिर्फ प्रत्यक्ष आती है तो आप कर सकते हैं। गतिविधि आधारित अधिगम, गतिविधि आधारित अधिगम करना है आपको, कोई समस्या नहीं, एक काम चलेगा। विभिन्न दर्शनग्राही एंड एक्लेटिक्स, क्या लिखा है? विभिन्न दर्शनग्राही एक्लेटिक विधि। ये विभिन्न दर्शनग्राही जो है, एक्चुअली इसमें क्या होता है, कई सारी विधियों का सम्मिलन होता है, कई सारी विधियों को मिलाया जाता है। और जब ऐसी कंडीशन हो कि आपको कई सारी विधियों को मिलाकर यहां पर काम करना होता है तो क्या हो जाता है? ये विभिन्न दर्शनग्राही एक्लेटिक विधि क्या होती है? इसमें आपको अन्य अन्य विधियों को भी जानकारी, अन्य विधियों की जानकारी से परिचित होना चाहिए, तभी आप ये काम करते हो। नेक्स्ट की बात करते हैं, व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है? व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है? आगमनात्मक रूप से, निगमनात्मक रूप से, बिना किसी व्याख्या के, या फिर बनावटी रूप से? बताइए। व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है? तो सिंपल सी बात है, व्याकरण अनुवाद विधि में पहले नियम पढ़ाए जाते हैं, निगमनात्मक। क्या होता है? निगमनात्मक। क्योंकि हम दूसरी भाषा को व्याकरण सीखने के बाद सीखने की कोशिश करते हैं। अगर दूसरी भाषा को आपको सीखना है तो उसका व्याकरण सीख लो, आपको भाषा अपनी आने लगेगी। तो ये पूरा का पूरा प्रक्रिया है निगमनात्मक रूप से। कैसे? निगमनात्मक रूप से हम लोग ये काम करते हैं। तो ये उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में किन दो घटकों का प्रयोग किया जाता है? भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि के किन दो घटकों का प्रयोग किया जाता है? प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड की बात करता है। तो श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक, ठीक है। श्रव्य भाषिक और व्याकरण अनुवाद नहीं होगा, चूंकि ये प्रत्यक्ष विधि नहीं हो सकता ना, डायरेक्ट मेथड। श्रव्य भाषिक और विधि संरचनात्मक उपागम नहीं होगा, श्रव्य भाषिक विधि और संप्रेषणात्मक उपागम नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला बताइए, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता यानी CALP ना, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, किससे संबंधित है? विषयों के संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम से, या फिर अंग्रेजी साहित्य के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम से, या फिर वाद विवाद में कौशल में सुधार के लिए? जी नहीं। केवल मनोविज्ञान? जी नहीं। किसी भाषा संबंधी नहीं है,
किसी भी विषयों से संबंधित, किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है, ये किसी एक से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, एकेडमिक, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। वो लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि नहीं बस यही लैंग्वेज होगी, इसके अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये तो रहे हमारी आज का सेशन, जिसको आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए है वो ये है भाई, कि चूंकि आपको पता है कि दिवाली तो है ही है, सॉरी क्षमा चाहेंगे, वो होली में ऐसे ही होता है ना, होली में भांग का असर पहले ही होना शुरू हो जाता है। हालांकि मैं ऐसे किसी मादक पदार्थ का प्रयोग नहीं करता, लेकिन तो जस्ट वेट अ मिनट। कोई बात नहीं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि होली जो है का त्यौहार, आज होलिकोत्सव और कल होली खेली जाएगी। तो होली के इस पावन पर्व पर यानी उपलक्ष्य पर, रंगोत्सव के इस पावन पर्व पर आप सबको टेक्स्ट बुक भी एक ऑफर दे रहा है। पहले ही मैंने बोला था आपसे कि 13 तारीख यानी आज से शुरू हो जाएगा। आज 12 बजे से आपको एक ज़बरदस्त ऑफर मिलने वाला है। मैं आपको दिखा दूं जरा आपके स्क्रीन पर, यहाँ देखिएगा। तो बिगेस्ट अनाउंसमेंट एवर, आज बिगेस्ट अनाउंसमेंट होने वाली है। यूपी टीजीटी पीजीटी ईएमआरएस DSSB एमपी टेट केवीएस एमपी टेट बीपीएससी टीआरई एनवीएस एचपीएससी जीएचएससी के लिए, ये सारी एग्जाम के जो पीजीटी लेवल के एग्जाम्स हैं उनके लिए एक जबरदस्त अनाउंसमेंट होगी। तो जो साथी, चूंकि आप लोग मुझे पता है कि सीटें दे रहे हो, लेकिन इसके अलावा भी जिनको आगे चल के इनमें से कुछ देना है उनके लिए एक जबरदस्त अनाउंसमेंट भी है। यानी सीधी सी बात है, ऑफर्स को लेकर अनाउंसमेंट है, तो आप लोग कर सकते हो। और जो लोग टीटेट का बैच अभी तक परचेज नहीं किए उनके लिए सुनहरा मौका ये है कि बस इसी में आप जाके परचेज कर सकते हो, क्योंकि यहां पर सबसे जबरदस्त डिस्काउंट है। मतलब मिनिमम, बहुत ही मिनिमम प्राइस इस बार हो गया है इस बार। तो आपको क्या करना है, लाइव क्लास में जाना है आपको। क्या लाइव क्लास भाई? चलिए, तो जहां पे लाइव क्लास में जाना है, आपकी इसी क्लास के लाइव में जाना है और वहां डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। जैसे ही डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे लिंक सीटेट पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, या फिर अन्य जो वो हैं पेपर हैं, ठीक है ना, उनके लिए। तो आपको क्या करना है भाई, जाके परचेज कर लेना है कॉम्बो पैक के लिए। मिनिमम प्राइस है, सीधे जाओगे तो सीधे आपको प्राइस ज़्यादा मिलेगा, ध्यान रखना। अगर सीधे आप जा भी रहे हो तो आप चले जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे मेरा कोड लगा लीजिएगा। अगर आप सीधे एप्लीकेशन पर जा रहे हो सीटेट में, तो AVIRALV अविरल भी कोड लगा लोगे तब भी वो डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। नहीं तो सीधे आप चले जाइएगा इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन से आप लिंक से सीधे अवेल कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आपको बैच चाहिए होगा, चाहे पेपर 1 के लिए, चाहे पेपर 2 के लिए, चाहे वो कॉम्बो पैक लेना चाहते हो, या फिर इसके अलावा आपको कोई और बैच चाहिए, कोई भी अन्य बैच चाहिए, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो उसके लिए, और ये अवेल कर सकते हो, ऑफर का लाभ उठा सकते हो, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आप सबको एक बार फिर से होलिकोत्सव यानी होलिका दहन के लिए सारी शुभकामनाएं। कल सुबह 9 बजे फिर से मुलाकात होगी आपसे, और कल हमारी मुलाकात होगी तो कल एक जबरदस्त बढ़िया वाला टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, विदाउट एनी क्वेश्चन। कल थियरी पढ़ेंगे हम लोग, कंप्लीट थियरी पढ़ेंगे। कल मैं आपको एक ही क्लास में सारी की सारी शिक्षण विधियां और उनसे संबंधित जो भी लोग हैं, चाहे वो लेव वाइगोस की हों, चाहे वो आपके नॉम चॉम्स्की हों, या फिर कोल्विक कुक हों, या फिर हेनरी हों, या फिर अन्य जितने भी लोग हैं, उन सब के बारे में कल मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने क्या क्या प्रतिपादित किया है, कौन कौन सी विधियां प्रतिपादित की हैं, और उनका नाम क्या है, वो कैसे प्रयोग होने वाली हैं, उनमें क्या खास बात है जो हम अपने पेडागोजी या हिंदी पेडागोजी में यूज कर सकते हैं। और वो क्लास कल जो होगी वो सिर्फ हिंदी नहीं, क्योंकि पेडागोजी तो कॉमन है, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस जो होती हैं वो कॉमन होती हैं, मीन्स ज़्यादातर सब में काम आ जाएंगी, तो सबके लिए काम आ सकती है कल की क्लास आपके लिए, तो भूलिएगा मत बिल्कुल। चलिए, मिलते हैं आपसे कल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।